नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें, एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा देते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं ब्रीफिंग। तो आपको बता दें, एनजीसी की तैयारी बैठक के संबंध में ये ब्रीफिंग की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है, G20 आयोजन के संबंध में तय होगी रूपरेखा। मंडी परिषद के संचालक मंडल की भी बैठक उसके बाद की जाएगी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, सीएम योगी आदित्यनाथ ब्रीफिंग कर रहे हैं, जिसमें सभी वरिष्ठ लोग मौजूद हैं। तो इसी बीच स्टेट ब्यूरो हेड अनिल के अंकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल के अंकुर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ब्रीफिंग कर रहे हैं एनजीसी की तैयारी बैठक को लेकर, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो एनजीसी की ब्रीफिंग लेंगे, उसमें सबसे बड़ी बात है कि एक तो एनजीसी अयोध्या के सौंदर्यीकरण को लेकर के अपना प्रेजेंटेशन कर रही है कि अयोध्या का प्रेजेंटेशन, मतलब वहाँ का सौंदर्यीकरण होना है, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता राम की नगरी अयोध्या को और अच्छे तरीके से मतलब सुसज्जित करने का है। और लगातार फोकस पिछले 3-4 साल से अयोध्या पर रहा है। और तो जिस तरीके से तैयारी है वो निश्चित रूप से अयोध्या के लिए की जा रही है। एनजीसी जो कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार के प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री के साथ एक प्रोजेक्ट नहीं, इसके अलावा तमाम बातें हैं। एक तो नगर निकाय चुनाव सबसे बड़ा मुद्दा होगा। आज की बैठक का भी उसके भी अधिकारियों को बुलाया गया है, क्योंकि दोपहर में उसकी बैठक शुरू होगी नगर निकाय चुनाव को, क्योंकि कोर्ट ने कहा है 31 जनवरी तक निकाय के चुनाव करा दी जाए। तो एक मुद्दा मुख्यमंत्री की बैठक का ये भी है। और यहाँ पे मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि अल्परा पिछड़ों को आरक्षण जरूर दिया जाए और इसकी बात की जाए। लेकिन 31 तक ये प्रोसेस कैसे शुरू होगा, क्योंकि अभी फिर से सर्वे होगा। सर्वे होने के बाद आरक्षण बनाया जाएगा। आरक्षण का अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी। जब उसमें आपत्तियां आ जाएगी, आपत्तियां हटाने के बाद फिर अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसके बाद तय होगा कि मतलब चुनाव कब होने हैं। ये लंबा प्रोसेस हो सकता है, लेकिन कोर्ट ने कहा 31 जनवरी तक संविधान के मुताबिक चुनाव कराए जाए। अब देखने की बात होगी अधिकारी कौन सा दूसरे लेके आते हैं, किस तरीके से चुनाव कराते हैं और कैसे आरक्षण के काम को पूरा करते हैं। और एक बैठक और है G20 को लेकर के, G20 की तैयारी को लेकर के, क्योंकि मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट हो, और इस इन्वेस्टमेंट के लिए भी तैयारी की जा रही है। और G20 की तैयारी बनारस को लेकर है। और क्योंकि ये सारी तैयारियां ये बैठ के आज लगातार मुख्यमंत्री से ब्रीफ लेंगे और दिशा निर्देश देंगे कि किस तरीके से आगे की रणनीति तय की जाए और समय रहते, क्योंकि फरवरी और मार्च के अंदर ये सारे कार्यक्रम हो जाने हैं। और इधर कोर्ट ने यह भी कहा है कि 31 जनवरी तक चुनाव करा दिया नगर निकाय के। कैसे तारतम्य बनाया जाए, इस संदर्भ में तो आप बताएं कि एक के बाद एक मतलब बैक टू बैक एक बैठकों का दौर लगा हुआ मुख्यमंत्री के साथ। अब आज अधिकारी मुख्यमंत्री क्या दिशा निर्देश देते तय करेगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बैक टू बैक ये मीटिंगें देखने को मिलेंगी। लेकिन जिस तरीके से G20 की अध्यक्षता भी इस बार भारत कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी रूपरेखा तय करना भी जरूरी है। लेकिन आने वाले समय में मंडी परिषद के संचालक मंडल की भी बैठक मुख्यमंत्री करेंगे, वो कब शुरू होगी, उसमें क्या कुछ खास रहेगा? जो बैठक मंडी परिषद संचालक मंडल की है, वो लगभग 11:30 बजे के आसपास जो शेड्यूल है, अभी जो शेड्यूल है वो 11:30 बजे के आसपास लगी हुई है। अब वो बैठक अपने आवास में करेंगे। वैसे कि मंडी परिषद क्या मुख्यमंत्री के पास वो है और उसके प्रभार मुख्यमंत्री के पास है, तो कि और उसके प्रभारी मंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री उस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उस बैठक की अध्यक्षता में वो किसानों के जो मंडी परिषद में किसानों को आने वाली समस्याएं हैं या किसानों के जो फसल है उसको कैसे और बेहतर तरीके से वो किया जा सके, मतलब खरीदा जा सके या उनको किसानों से लेकर के आम जनता तक या विक्रय के पहुंचाया जा सके, इसमें बात करेंगे। तो ये पूरी व्यवस्था देखने के लिए मुख्यमंत्री आज बैठक करेंगे और बैठक करने के बाद वो प्रॉपर दिशा निर्देश देंगे। जी चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ फिलहाल साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि कई ऐसी बैठकें हैं जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिस्सा लेंगे और अभी मुख्यमंत्री एनजीसी की तैयारी को लेकर ब्रीफिंग भी कर रहे हैं। उसके बाद G20 आयोजन के संबंध में भी रूपरेखा तैयार होगी। और आपको बता दें कि संचालक मंडल की भी बैठक लगभग 11:30 बजे शुरू हो जाएगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ब्रीफिंग फिलहाल कर रहे हैं। तो इस वक्त की ये अहम जानकारी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ा अपडेट आ गया है, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की। तो बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा देते हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, दरअसल आरक्षण के मुद्दे को निरंतर
धार देगी सपा। आपको बता दें कि संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ यात्रा समाजवादी पार्टी निकालने जा रही है। आरक्षण के मुद्दे पर गांव-गांव जाएगी समाजवादी पार्टी। सपा यात्रा के जरिए बीजेपी की साजिश बताई जाएगी। तो आपको बता दें कि आरक्षण के मुद्दे को निरंतर सपा धार दे रही है। आपको बता दें कि बीते दिन अखिलेश यादव की तरफ से भी तीखा प्रहार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया गया था। तो पिछड़ा वर्ग आरक्षण के मुद्दे को निरंतर आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी की तरफ से संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ यात्रा अब निकालने वाली है सपा। आपको बता दें कि आरक्षण के मुद्दे पर गांव-गांव सपा जाने वाली है। इस खबर पर अपडेट के साथ हमारे संवाददाता तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ गए हैं। तौकीर, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से अब आरक्षण बचाओ देश बचाओ तमाम ऐसी यात्रा निकाली जाने की जो खबरें सामने आ रही हैं और बीजेपी के ऊपर भी कई आरोप बीते ही दिन अखिलेश यादव ने लगा दिए हैं, क्या कुछ पूरा अपडेट में निकलकर अभी तक सामने आ रहा है दोनों ही बातों से? देखिए, कल निकाय चुनाव का हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाया था और ओबीसी आरक्षण को लेकर जो सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था उसे रद्द कर दिया था। इसको लेकर समाजवादी पार्टी या सभी दल जो भी ओबीसी की राजनीति करते हैं, क्योंकि 52% से ज्यादा की आबादी उत्तर प्रदेश में ओबीसी वर्ग की है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है। और इसके साथ ही ये भी माना जा रहा है कि जाति समीकरण का जो मुद्दा है उसको लेकर भी अखिलेश यादव मुखर है। सबसे बड़ी बात है कि जो जाति जनगणना को लेकर बिहार की सरकार की तरफ से इसमें आह्वान किया गया था, नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया था कि वो जाति जनगणना के पक्ष में है, केंद्र सरकार जाति जनगणना कराए। इसी पक्ष में अखिलेश यादव भी नजर आए थे, उन्होंने भी समर्थन किया था उनका और कहा था कि वो भी जाति जनगणना के समर्थन में है। और यही मुद्दा है क्योंकि कल जब हाईकोर्ट का फैसला आया उसमें किसी भी तरह की जनगणना का कोई आधार नहीं था, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति क्या है ओबीसी वर्ग की उसका कोई आधार नहीं था। यही वजह है कि हाईकोर्ट ने इस फैसले में कहा कि सभी सीटों को आरक्षित हटा दिया जाए आरक्षण से और उसके बाद उसको जनरल सीटों पर कराने के बाद चुनाव कराया जाए। इससे साफ तौर पर कहीं ना कहीं पावर जरूर मिली है, थोड़ा सा एक मौका मिला है विपक्ष को सत्ताधारी पार्टी को घेरने के लिए, क्योंकि ओबीसी की राजनीति हमेशा से ही भाजपा बड़े मुद्दे बनाकर करती रही है। चाहे प्रदेश अध्यक्ष कोई भी रहा हो लेकिन वो ओबीसी वर्ग से ही रहा हो, चाहे वो 2014 की सरकार हो 19 की सरकार हो। लगातार हम देख रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य से लेकर भूपेन्द्र चौधरी तक सभी जो प्रदेश अध्यक्ष रहे उनको ओबीसी वर्ग से ही बनाया गया, तो जाहिर तौर पर उनके लिए एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन समाजवादी पार्टी भी इसको घेरने में कहीं पीछे कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि अब निकाय चुनाव के हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर ओबीसी आरक्षण की नीति को लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उसको घेरने की तैयारी में है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट भी किया जाता है, उनकी तरफ से तमाम चीजें कही जाती हैं। बीते दिन देखने को मिला था भारतीय जनता पार्टी पे उन्होंने आरक्षण का ठीकरा फोड़ दिया कि आरक्षण चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और उन्होंने ये भी कह दिया कि बाबा साहेब ने जो संविधान बनाया है आने वाले समय में उसको भी खत्म कर देगी भारतीय जनता पार्टी। देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी था, लेकिन जो कल हाईकोर्ट ने जिस तरह से आरक्षण पर फैसला दिया है उससे भाजपा को जरूर घेरने की तैयारी शुरू हो गई है। क्योंकि कल शिवपाल सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है और अखिलेश यादव के चाचा, उन्होंने भी ट्वीट करके कहा कि जो कार्यकर्ता है वो तैयार रहे और एक बड़े आंदोलन को जो है जल्दी सभा अंजाम देने वाली है और सड़कों पर निकलेगी। पहले तौर पर सीधा संकेत था भारतीय जनता पार्टी के लिए कि ओबीसी का मुद्दा अब समाजवादी पार्टी पूरी तरह से भुलाना चाहती है और यही वजह है कि जिलेवार अब वो यात्रा भी निकालेंगे और संविधान का हवाला देकर लोगों को जागरूक भी करेंगे। बिल्कुल, चलिए ठीक है तौकीर, खबर पर नजर जरूर बनाए रखिएगा, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो सपा यात्रा के जरिए बीजेपी की साजिश बताने जा रही है, आरक्षण के मुद्दे को निरंतर समाजवादी पार्टी धार दे रही है। संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ यात्रा अब समाजवादी पार्टी निकालने जा रही है। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं। एक बड़ा अपडेट आ रहा है इस वक्त का, तो बड़ी जानकारी से हम आपको अपडेट करा देते हैं। तो ये बड़ी जानकारी है, केशव प्रसाद मौर्य का प्रयागराज दौरा आज है। सर्किट हाउस में डिप्टी सीएम बैठक भी करेंगे, पदाधिकारियों और अधिकारियों के साथ ये बैठक होगी। तो आपको बता दें कि काफी महत्वपूर्ण डिप्टी सीएम का दौरा माना जा रहा है, पदाधिकारियों और अधिकारियों के साथ बैठक होगी। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से इसकी तैयारियां चल रही थी। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता शहीद मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहीद, जिस तरीके से आज डिप्टी सीएम प्रयागराज पहुंचने वाले हैं, तमाम बैठकें होने वाली हैं, क्या कुछ अभी तैयारियां चल रही हैं? जी प्रद्युमन, आपको बता दें कि डिप्टी सीएम आज प्रयागराज पहुंचेंगे। करीब 11 बजे उनका हेलीकॉप्टर जैसे कि पहुंचेगा पुलिस लाइन, उसके बाद वो सीधा वहां से सर्किट हाउस जाएंगे, जहां पर वे पार्टी कार्यकर्ताओं और साथ ही अधिकारियों संग बैठक करेंगे। ये कोर्ट के आदेश के बाद उनकी बड़ी बैठक मानी जा रही है और साथ ही वे यहाँ से जिला पंचायत
जाएंगे, वहां पर बैठक करेंगे अधिकारियों के संग और कई कार्यकर्ताओं के संग, जिसके बाद वो मांग मेले को भी लेकर कई बैठक कर सकते हैं। ऐसे में उनकी ये बड़ी बैठक मानी जा रही है। सईद, कोई बड़ी सौगात भी प्रयागराज वासियों को मिल सकती है क्या? जी हाँ, मांग मेले को लेकर कई चीजें चल रही है और यहाँ पर उनको कई बड़ी सौगात भी प्रयागराज को दे सकते हैं डिप्टी सीएम। चलिए ठीक है सईद, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेंगे। तो फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य का आज प्रयागराज दौरा है, बड़ी सौगात मिल सकती है। सर्किट हाउस में डिप्टी सीएम बैठक भी करेंगे, पदाधिकारी अधिकारी उनके साथ मौजूद रहेंगे। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक होने जा रही है प्रयागराज के लिए। तो इसी बीच प्रयागराज से एक और बड़ी खबर आ गई है। मुख्तार अंसारी की कस्टडी फिलहाल पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश करेगी ईडी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी मुख्तार अंसारी से पूछताछ कर रही थी। सिविल लाइन के ईडी कार्यालय में यह पूछताछ जारी थी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी पूछताछ कर रही है। तो बड़ी जानकारी आ रही है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता सईद हमारे साथ लगातार प्रयागराज से बने हुए हैं। सईद, जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की कस्टडी रिमांड पूरी हो चुकी है, कई आरोप है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला सामने आया है उसको लेकर ईडी पूछताछ कर रही थी। इस पूरे मामले को लेकर अभी ताजा जानकारी क्या मिल पा रही है? मुख्तार अंसारी का मेडिकल कराकर उनको विशेष अदालत में पेश किया जाएगा और जिसके बाद कोर्ट उन्हें वापस बांदा जेल भेज सकती है। और उनके जो बेटे हैं उनसे भी ईडी ने पहले ही पूछताछ की है, अब्बास अंसारी से, जो कि वो चित्रकूट जेल में बंद है, और उनका साला सरजील, उससे भी ईडी ने पूछताछ की थी, जो कि प्रयागराज की नैनी जेल में बंद है। और ईडी का ये भी कहना था, और ये भी सूत्रों की माने, तो मुख्तार अंसारी ईडी से पूछताछ में सहयोग नहीं किया। बिल्कुल सईद, कहीं ना कहीं पूछताछ तो एक काफी लंबी चली थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्तार अंसारी इसमें सहयोग देता हुआ नजर नहीं आ रहा था। जब वो जेल से बाहर निकला तो कहीं ना कहीं उसके चेहरे पे एक हंसी जैसा भाव देखने को मिला था। कई केस चल रहे हैं, फिलहाल मौजूदा स्थिति में अधिकारियों से आपकी कोई बातचीत हो पाई है क्या? नहीं, इस पे मौजूदा अधिकारियों का इस पे कुछ भी बयान नहीं दिया है और उन्होंने इससे बचते भी नजर आए। अधिकारियों ने कहा है जो भी है आज, मगर ये कहा जा रहा है कि आज चार्जशीट भी कोर्ट में पेश कर सकती है ईडी। चलिए ठीक है सईद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी को कोर्ट में अब ईडी पेश करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी मुख्तार अंसारी से पूछताछ कर रही थी। तो ये बड़ी खबर है, सिविल लाइंस के ईडी कार्यालय में ये पूछताछ जारी थी। बड़ी जानकारी, मुख्तार अंसारी की कस्टडी रिमांड फिलहाल पूरी हो चुकी है। तो सिविल लाइन के ईडी कार्यालय में यह पूछताछ फिलहाल जारी थी। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की कस्टडी रिमांड पूरी हो गई है। काफी लंबे समय तक ईडी ने पूछताछ की है। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग का यह पूरा मामला है जिसको लेकर ईडी मुख्तार अंसारी से पूछताछ कर रही थी। हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराने का फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब तक ट्रिपल टेस्ट ना हो तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं होगा। सरकार या निर्वाचन आयोग बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवा सकता है। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच के आदेश के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान जारी करते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार नगरीय निकाय चुनाव के लिए आयोग गठित करते हुए ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके बाद ही निकाय चुनाव संपन्न कराए जाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो राज्य सरकार उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करके सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी करेगी। तो वहीं हाईकोर्ट के फैसले के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी सरकार पर हमलावर हैं। अखिलेश ने ट्वीट करते हुए कहा है कि आज आरक्षण विरोधी भाजपा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है। आज भाजपा ने पिछड़ों के आरक्षण का हक छीना है, कल भारतीय जनता पार्टी बाबा साहेब द्वारा दिए गए दलितों का आरक्षण भी छीन लेगी। आरक्षण को बचाने की लड़ाई में पिछड़े व दलितों से सपा का साथ देने की अपील की है। सब प्राइवेट कर रहे थे, कंपनियां एक एक करके बेच रहे थे। अगर सब सरकारी कंपनियां बिक जाएंगी, नौकरियां नहीं निकलेंगी तो अंतर्गत आरक्षण खत्म। बिल्कुल। तो और यहाँ तो दिखाई दे गया जो आरक्षण मिलना चाहिए था, अगर सरकार सही तरीके से पैरवी करती, सरकार सही तरीके से पक्ष रखती तो आज पिछड़ों को आरक्षण मिलता।
और जनगणना की बात कोई पहली नहीं हुई है बात। आप याद कीजिए, जिस समय जाति जनगणना की बात हुई, समाजवादी पार्टी इस पक्ष में रही कि सभी जातियों की जनगणना की जाए, लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को कौन रोकता है कि जनगणना ना करे? बिल्कुल, क्योंकि जनगणना करने से हर जाति को अपनी आबादी की जानकारी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि हर व्यक्ति अपने जाति के हिसाब से जानकारी कर ले कि वो आबादी में किस संख्या में है। तो फिलहाल देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में एक आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके उपरांत ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को संपन्न कराया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो माननीय उच्च न्यायालय के क्रम को लेकर भी फैसला किया जाएगा। अखिलेश यादव का ट्वीट है, आज आरक्षण विरोधी भाजपा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है। आज भाजपा ने पिछड़ों के आरक्षण का हक छीना है। कल भाजपा बाबा साहेब द्वारा दिए गए दलितों का आरक्षण भी छीन लेगी। आरक्षण को बचाने की लड़ाई में पिछड़ों व दलितों के साथ सपा के साथ आने की उनके द्वारा ये अपील है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं। एक बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की, बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा देते हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, दरअसल आपको बता दें कि टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। दरअसल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। शुभारंभ में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप का कार्यक्रम है जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। तो इसी बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज आ गई, आपको बता देते हैं। बड़ी खबर आ गई है इसी वक्त। दरअसल उत्तराखंड बीजेपी से आज की ये बड़ी जानकारी है। उत्तर प्रदेश संगठन के 3 जिलों की घोषणा होगी। तो आज बता दें कि आज प्रदेश के 3 जिलों की घोषणा होगी। मोर्चे के अध्यक्ष को लेकर भी बातचीत होगी। आपको ये भी जानकारी दे दें कि बीजेपी मंडल स्तर की टीम की भी घोषणा की जानी है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने साफ कह दिया है कि 2 स्तर की बैठक हुई है, 1 स्तर की वार्ता अभी भी बाकी है। वार्ता के बाद लिस्ट सरकार को सौंप दी जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर। देखिए, मुझे बताते हुए खुशी है कि बहुत जल्दी हम लोग अपने संगठन के विस्तार को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे अभी 3 जिले कुछ कारणवश रुके हुए थे, उनकी घोषणा हम आज रात तक कर देंगे। हमारे मात्र 2 मोर्चे रह गए प्रदेश स्तर के, उनकी भी हम घोषणा आज या कल के बीच में कर देंगे। इसके बाद हमारे मंडलों के संगठन के विस्तार के लिए हमने प्रदेश की टीम बना दी। वो टीमें सभी विधानसभाओं में जाएंगी, मंडल का पैनल आएगा और मुझे बताते खुशी, हम 10 जनवरी तक अपने मंडल अध्यक्षों की घोषणा कर देंगे। जहाँ तक सरकार के दायित्व का विषय है, उसमें हमने लगभग 2 स्तर पर हमारी बैठक हो चुकी है। अभी हमारे जो प्रदेश के प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम जी, उनके साथ हमारी बैठक प्रस्तावित है। उस बैठक के बाद सूची सरकार को दे दें। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अजीत कंबोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, जिस तरीके से 2 स्तर की फिलहाल अभी तक वार्ता हो चुकी है, 1 स्तर की वार्ता रह गई है, जानकारी ये भी मिल पा रही है कि 3 क्षेत्रों के नाम भी अब आने वाले समय में घोषित किए जा सकते हैं, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? बिल्कुल प्रद्युमन, अगर उत्तराखंड भाजपा की बात की जाए तो संगठनात्मक विस्तार लगातार भाजपा की तरफ से करने की बात सामने आ रही है। और इसी कड़ी में बीते रोज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से जब इसके बाबत सवाल किया गया तो उनका साफ तौर पर कहना था कि नए साल से पहले जो उत्तराखंड भाजपा के संगठनात्मक 3 नए जिले हैं उनकी घोषणा कर दी जाएगी। संगठन विस्तार देना है और लगातार जो क्षेत्रों का विकास है वो उत्तराखंड में हो रहा है। इसी कड़ी में उत्तराखंड भाजपा ने भी अपने संगठन को विस्तार देते हुए 3 नए जिले घोषित करने की बात यहाँ पर कही है। और वो किस क्षेत्र के होंगे, किन किन क्षेत्रों को नया जिला बनाने की बात भाजपा कर रहे हैं संगठनात्मक तौर पर, तो उनकी आज विधिवत घोषणा होने की उम्मीद है, जिस तरह की बात भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने की है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में नए साल में नया तोहफा उत्तराखंड सरकार की तरफ से दायित्वों में दिया जा सकता है। तो इसको लेकर भी भाजपा संगठन ने 2 दौर की वार्ता कर ली है और लगभग फाइनल हो चुकी है सूची। अब जो प्रभारी हैं उत्तराखंड के दुष्यंत गौतम, उनके पास ये फाइनल सूची पहुंचनी है। जो तीसरे दौर की वार्ता उसको कहा जा रहा है उत्तराखंड भाजपा की तरफ से, उसमें दुष्यंत गौतम किन किन नामों पर अंतिम मोहर लगाते हैं या जो उत्तराखंड भाजपा की तरफ से लिस्ट फाइनल की गई है वो उसको ही औपचारिक
फाइनल अपनी सहमति देते हैं तो ये तीसरे दौर की वार्ता दुष्यंत गौतम के साथ होनी है भाजपा संगठन की, और उसके बाद जो फाइनल सूची है वो सरकार को संगठन की तरफ से प्रेषित कर दी जाएगी, जिसके बाद नए दायित्वों की सरकार की तरफ से घोषणा होगी। तो ये दो बड़े फैसले हैं जो उत्तराखंड भाजपा की तरफ से बताए जा रहे हैं। पहला है 3 जो नए जिले हैं संगठनात्मक तौर पर उनकी घोषणा होनी है, और जो तीसरे दौर की एक वार्ता होनी है दायित्वों को लेकर, उसको भी यहाँ पर अंतिम रूप दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अजीत, जिस तरीके से तीसरे दौर की जो वार्ता होनी है दायित्व को लेकर, उसमें कौन कौन मौजूद रहेगा और वो कब होने की संभावना जताई जा रही है? बिल्कुल, अगर भाजपा अध्यक्ष की बातों को देखें तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि नए साल के जो पहला हफ्ता है उसमें 10 तारीख से पहले तीसरे दौर की वार्ता प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के साथ होनी है। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पूरी सूची के साथ प्रभारी के साथ बैठेंगे। उम्मीद ये की जा रही है कि इसके अलावा जो संगठन महामंत्री हैं ये लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, और तब ये चर्चा होनी है प्रभारी दुष्यंत गौतम के साथ, और वहां से सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा, फाइनल किया जाएगा, और उसके बाद सीधे इसको सरकार के पास भेज दिया जाएगा। तो उम्मीद ये की जा रही है कि 15 जनवरी तक तमाम जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएंगी, और सरकार इसके बाद जल्द ही नए दायित्वों की घोषणा कर देगी। जी चलो ठीक है अजीत, खबर पर नजर जरूर बनाए रखिएगा, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस मामले को लेकर। तो आज प्रदेश संगठन के 3 जिलों की फिलहाल घोषणा हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज आ गई, आपको बता देते हैं, एक बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की। राजभवन ने लौटाया महिला आरक्षण विधेयक। आपको बता दें, देहरादून से ही बड़ी खबर है, महिला आरक्षण विधेयक पर राजभवन ने आपत्ति जता दी है। राजभवन ने सरकार से दोबारा ड्राफ्ट मांगा है। आपको बता दें कि राजभवन ने फिलहाल महिला आरक्षण विधेयक को लौटा दिया है। आपको यह भी जानकारी दे रहे हैं कि महिला आरक्षण विधेयक पर राजभवन ने आपत्ति जताई है और सरकार से दोबारा से ड्राफ्ट मांगा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से। आपको बता दें कि राजभवन ने महिला आरक्षण विधेयक को लौटा दिया है और सरकार से दोबारा से ड्राफ्ट मांगा है। आरक्षण पर राजभवन ने आपत्ति जताई। तो इस वक्त की बड़ी खबर। इस खबर पर अपडेट के साथ हमारे संवाददाता विशाल गर्ग हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल, जिस तरीके से महिला आरक्षण को लेकर राजभवन ने आपत्ति भी जता दी है और सरकार से दोबारा ड्राफ्ट मांगा है, क्या कुछ उसमें कमी रह गई थी, क्या अपडेट है? महिला आरक्षण का ड्राफ्ट बनकर के गया था, इसमें शब्दावली की कहीं ना कहीं कमियां देखने को मिली है, या फिर जो इसकी वरीयकरण थी उसमें भी कहीं ना कहीं खामियां देखने को मिली, जिसके बाद ये राजभवन से वापस लौटाया गया और सरकार को, शासन को कहा गया है कि उसको दोबारा से सही तरीके से दोबारा से भेजा जाए। क्योंकि देखिए 30 नवंबर को ये महिला आरक्षण बिल जो है वो विधानसभा से पास हुआ था, जिसके बाद अब ये राजभवन गया हुआ था राज्यपाल की संस्तुति के लिए। लेकिन अभी इसमें जो मामला है वो यही है कि इसको अभी के लिए लौटा दिया गया था। हालांकि अभी शासन पूरी तैयारी करके इसको दोबारा भेज रहा है और हो सकता है कि जल्द ही उत्तराखंड में जो है महिला आरक्षण लागू किया जाए। क्योंकि देखिए 2006 में व्यवस्था की गई थी कि महिलाओं को 30% उत्तराखंड की नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद तत्काल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये पहल की थी कि अब नहीं, ऐसा नहीं होगा कि महिलाओं को आरक्षण जरूर मिलेगा। तो वो सुप्रीम कोर्ट में इसकी लड़ाई लड़ाई और वहां से उन्होंने इसको पारित भी करा दिया। और अब जब इसको विधानसभा से पारित करा दिया गया सभी की विधायकों की संस्तुति से, तो अब जब ये राजभवन में गया तो राज्यपाल ने इसकी शब्दावली और व्याकरण की कमियों को देखते हुए इसको लौटा दिया। लेकिन अब जल्द ही ये दोबारा से राजभवन में पहुंचेगा और फिर हो सकता है कि जल्दी महिला आरक्षण भी उत्तराखंड में लागू हो जाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं काफी लंबा समय हो चुका है, क्योंकि 2006 की ये बात थी, लेकिन अब जब लागू होने वाला था उसके बीच ही कहीं ना कहीं कुछ खामियां देखने को मिली है। ऐसे में सरकार की तरफ से कुछ प्रतिक्रिया? नहीं, देखिए अभी सरकार पूरी तरह से इसको ड्राफ्ट को पूरी तरह से सही करने में लग करके और उसको जल्द से जल्द पहुंचाने में लगी हुई है। क्योंकि महिलाओं का भी सवाल है, महिलाओं को उत्तराखंड में काफ़ी महत्व दिया जाता है और कहा जा रहा है कि जो उनको आरक्षण है वो जल्द से जल्द मिले। क्योंकि उत्तराखंड में देखिए नई नई वैकेंसियाँ लगातार निकल रही हैं और मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि जल्द से जल्द हम वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा निकालेंगे। तो कहीं ना कहीं अब जो महिलाएँ हैं वो भी फॉर्म भरेंगी, तो उनके लिए पहले से पहले आरक्षण की अगर व्यवस्था हो जाती है तो काफ़ी अच्छा उनके लिए कि राज्य की जो नौकरियां हैं उनमें 30% आरक्षण के साथ उनकी ज्वाइनिंग भी हो सकेगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है, फिलहाल अब ड्राफ्ट को सुधारा जाएगा, उसके बाद दोबारा से भेजा जाएगा। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।